अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मैमूना ने, दिल्ली इंडिया से। और वो कहते हैं घर वाले मुझे प्यार से हमेशा मूना पुकारते हैं। मूना कहती हैं, ये मेरी ज़िंदगी का वो खौफनाक और सच्चा वाक़या है जिसको आज भी मैं याद करती हूं तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर से ऐसे लगता है कि सब कुछ अभी मेरी आंखों के सामने वैसा ही हो जाएगा। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहां पे जितने भी घर बने हुए थे सारे बड़े बड़े घर थे। ये एक अमीरों की सोसाइटी थी। दीवारों के साथ घरों की दीवारें तो मिली थीं, लेकिन जहां इस तरह के बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं उनके साथ वाले घर में कौन रहता है ये बहुत कम वो जानते हैं। मिलना मिलाना बहुत कम होता है। पाकिस्तान में भी ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली मॉडल टाउन में, जहां पे कभी वो जानते तक नहीं कि साथ वाले घर में कौन है, उसका नाम क्या है। यहाँ यूरोप में भी, अमेरिका में भी ऐसा है। हमारी ही मूना कहती हैं, जो सोसाइटी थी वहाँ हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी कोठी थी। जो उससे पहले रहते थे उनको तो हम जानते थे, सरसती दुआ सलाम सी थी, लेकिन अब वो अपनी कोठी को बेचने के लिए किसी ग्राहक के मुंतज़िर थे। और कुछ अरसे के बाद पता लगा उनकी वो कोठी बिक गई है। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरी वालिदा घर पे ही रहती, लेकिन कभी कभी वो भी वालिद के साथ ऑफिस चली जाती। सारे ऑफिस के मामलात, बिजनेस के मामलात वालिद ही देखते। वालिदा कभी कभी उनका हाथ बटा देती। घर के अंदर गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। अकलौती होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना सिर्फ लाडली थी, बल्कि जो भी ख्वाहिश का इजहार करती मुँह से, जो भी मुँह से किसी चीज़ का निकालती कि मुझे ये चाहिए, तो फौरी तौर पे वो अगले ही दिन मेरे पास होती। मैं अपनी गाड़ी लेके अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थीं, वो भी सारी अमीर ख़ानदान से थीं। कभी उनके साथ हल्ला गुला करते हुए हम दूर दराज ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते कि गाने गाते, शोर शराबा करते, फिर हम वापस आ जाते। अक्सर किसी न किसी दोस्त के यहाँ महीने के एक दिन तो लाजमी ऐसा होता कि कोई पार्टी रखता, ख्वाम खा की पार्टी। ये हमारे हल्ला गुल्ला की पार्टी होती। हम सारी दोस्त उसके घर में जमा हो जाते, शोर करते, शरारते करते, हल्ला गुल्ला करते, खाते पीते और इकट्ठे रहते। फिर कोई दूसरी दोस्त अगले महीने अपने घर इस तरह की पार्टी रखती और इस तरह की हमारी चलती रहती थी। अम्मी अबू के पास टाइम बहुत कम होता था, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम अपने दोस्त, जो मेरी फ्रेंड्स थी, उनके साथ गुजारती थी। उनके यहाँ भी यही आलम था कि उनके वालिदैन भी अमीर होने की वजह से उनको बहुत कम टाइम देते थे, जिसकी वजह से हम लोग दोस्त आपस में हल्ला गुल्ला करके, शरारतें करके बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अब मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी। उस 24 साल में वालिदैन मुझे कई दफ़ा कह चुके थे, बेटा तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बताओ, हम तुम्हारी शादी की बात करें। और मैं कहती, नहीं पापा, अभी नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। उसके बाद जब मैं आपसे कहूँगी आप ज़रूर मेरी शादी कर दीजिएगा। आपको क्या जल्दी है? एक अकलौती औलाद को भी आप अपने घर नहीं रख सकते। आप अगर कहते हैं तो मैं वैसे ही चली जाती हूँ पापा, मैं जॉब कर लूँगी, कहीं और रह लूँगी। और पापा मुझे गले लगा लेते और कहते, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं कब ऐसा कहता हूँ? तो फिर आप मुझे शादी का क्यों कहते हैं? इसलिए ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ। वो कहते, नहीं मेरा बेटा, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि तू अपना घर बसा ले। और यूं मैं बाप को ब्लैकमेल करके शादी को टाल देती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि वो जो सामने वाला हमारा घर था, काफ़ी अरसा वो खाली पड़ा रहा। और उसके बाद पता लगा कुछ नए लोग जिन्होंने उस घर को ख़रीदा है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं।
उस घर के अंदर एक लड़का जिसका नाम अहमद था। अहमद ने एक दिन अपने घर से, अच्छा, जब कहानी भेजने वाले मुझे कहानी भेजते हैं तो अपने अंदाज में भेजते हैं, मैं लफ्ज़ों का हेर फेर, वही कहानी को इधर उधर नहीं होने देता, लेकिन लफ्ज़ों को आगे पीछे इसलिए खुद से करता हूं कि आपको कहानी में इंटरेस्ट पैदा हो। उसी घर के अंदर रहने वाली जो फैमिली आई थी, उन्हीं में एक अहमद भी शामिल था। ये एक नई सोसाइटी थी और अहमद जानता था कि इस सोसाइटी में रहने वाले कभी भी एक दूसरे से हाय हेलो नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, कोई एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई किसी को घूर के देख लेता तो एटिकेट्स के खिलाफ समझा जाता कि ये कोई जाहिल है, गंवार है, पेंडू है, कैसे घूर रहा है। अपने घर में आए हुए उनको कुछ ही अरसा हुआ था कि एक दिन अपने घर से अहमद निकलने ही लगा कि उसकी निगाह सामने वाले घर से, जो बिल्कुल उनके घर के सामने था, उसी घर से निकलने वाली मूना पे पड़ी। जैसी ही उसकी निगाह मूना पे पड़ी तो उसको देखता ही रह गया। अहमद एक अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, लेकिन मूना बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील थी, और ऊपर से माँ बाप की दौलत ने, उस पहने हुए लिबास ने, उस मेकअप ने उसको ऐसे चार चांद लगा दिए कि कोई भी उसको देखता तो देखता ही रह जाता। अहमद भी एक अमीर ख़ानदान से था, लेकिन उतना हसीन और जमील नहीं था। शक्ल सूरत उसको भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब उसने मूना को देखा तो वो सोच भी नहीं सकता था कि इस अंदाज में मैं उसको खड़ा देख रहा हूं कि ये लड़की जिसकी पहली झलक मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखी है, देखते ही मेरे दिल में घर कर जाएगी और मेरा दिल कहेगा तुझे प्यार हो चुका है। उस सामने वाली लड़की से जिसको तूने पहली दफ़ा देखा है, और देखते ही तुझे ऐसा इश्क का जनून हो गया है, इश्क का भूत तुझ पे सवार हो गया है। अगर तुझे ज़िंदगी में किसी लड़की को हासिल करना है, ज़िंदगी में लड़की को जीवन साथी बनाना है, तो वो यही है जो सामने है। वो तो अपनी गाड़ी में बैठी, गाड़ी स्टार्ट करके चली गई, लेकिन वो जो अपने घर का बड़ा सा गेट के पास खड़ा था, पलके झपकाए उस जाती हुई हसीना को देखता रहा। जानता नहीं था इसका नाम क्या है, लेकिन वो दिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा दिन था कि उसके बाद मुसलसल वो मूना को देखने के लिए बेकरार रहता। वो अपनी उस गली में इस तरह चहलकदमी करता, अपने गेट के पास इस तरह आता जाता कि कहीं किसी तरह भी उसकी हसीन और जमील मनमोहनी सी सूरत उसको नज़र आ जाए तो वो अपनी आंखों की ठंडक बुझा सके, आंखों को ठंडा कर सके। अब आंखों में एक ऐसी आग जल रही थी, वो आग उसको देख कर ही ठंडी होती। इसी तरह वो उसको देखता रहा। शायद मैमूना भी महसूस कर चुकी थी 2-3 दफ़ा कि वो जब भी घर से बाहर जाती है, घर के अंदर जाती है या आमना सामना हुआ है, तो वो जो सामने वाला लड़का है वो उसको मुसलसल घूरता है, और कोई मैमूना को घूरे ये उसको बहुत बुरा लगता था। वो उसको इसी तरह इग्नोर करती रही और वो उसको मुसलसल देखता रहा। कई महीने गुजर गए। अब मूना अच्छी तरीके जानती थी कि वो लड़का उसको देखने के लिए ही बहाने बहाने से वॉक करता है, खड़ा होता है, और उसकी आंखें जिस अंदाज में मूना का पीछा करती थी, किसी लड़की के लिए समझना बहुत ही आसान था कि उसकी आंखों में चाहत है, पसंदीदगी है। कोई भी ऐसा ना मौका बन सका कि अहमद अपना हाल दिल कह सकता, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा उसको प्यार करने लगा था। लेकिन कुदरत ने आखिर मिलाना ही होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि अहमद एक शॉप के अंदर शॉपिंग करने के लिए गया और उसने अपनी पसंद की चीज़ें खरीद के जैसे ही शीशे का बड़ा सा दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर निकलने के लिए उसने दरवाजे को, हैंडल को पकड़ा, और हैंडल को पकड़ के जैसे ही बाहर की तरफ किया, उसी लम्हे उसी हैंडल पे बाहर से मूना ने हाथ रखा और हैंडल को अपनी तरफ खींचा। वो शीशे का दरवाज़ा जिसको अंदर वाली साइड से अहमद खोल रहा था और बाहर वाली साइड से मूना अपनी तरफ खींच रही थी अंदर दाखिल होने के लिए। सो वो अंदर दाखिल होना चाहती थी और अहमद बाहर निकलना चाहता था। ऐसा टकराव हुआ कि दोनों आमने सामने आ गए। एक बाहर निकलना चाहता है अंदर, एक अंदर दाखिल होना चाहती है, और एकदम अहमद रुक सा गया और उससे बोला, शायद मुझे कुदरत ने इस अंदाज में आपके सामने ला के खड़ा किया है कि मैं
दिल की बात आपसे कह सकूं। मेरा नाम अहमद है और मुझे कुछ आपसे कहना है। एकदम से जैसे वो गुस्से में आ गई, वो दरवाज़ा जो उसने बाहर की तरफ खोल लिया था, एकदम से उससे बोली, मेरे रास्ते से हटो, हटो मेरे रास्ते से। और वो इससे आगे बोल ना सका और वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गई। अहमद जिस अंदाज में गोया हुआ था, बात करने की कोशिश कर रहा था, वो समझ गई थी एक लड़की थी कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसको इग्नोर करके चली गई। अहमद बेचैन था, वो अपने हालत दिल कहना चाहता था। फिर से मौके की तलाश में रहा कि कहीं मौका मिले और अपना हालत दिल कह सके। कई मौके आए लेकिन आमना सामना ना हो सका। या वो जल्दी से अंदर चली जाती या वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि एक दिन एक रेस्टोरेंट में फिर से दोनों का आमना सामना ऐसे हुआ कि वो रेस्टोरेंट बहुत मॉडर्न किस्म का, अमीरों का रेस्टोरेंट था। उसके अंदर दोनों बैठे हुए थे और उसके जो वॉशरूम थे वो बिल्कुल पीछे वाली साइड से इस अंदाज में बने थे। 5 स्टार एक होटल था कि एक राहदारी कॉरिडोर सा बना हुआ था, उसके चलते 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 आगे जाके बिल्कुल लेफ्ट पे वॉशरूम थे। पहले जेंट्स का आता था और उसके बाद लेडीज का वॉशरूम था। मोना वॉशरूम जाने के लिए उस कॉरिडोर से चलती हुई जो खाली पड़ा हुआ था, जैसे ही वॉशरूम के बिल्कुल सामने पहुंची, तो क्योंकि पहले मर्दाना वॉशरूम था तो उसी वक्त अहमद बाहर निकला टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ और उसकी निगाह सामने मोना पे पड़ी तो एकदम से ठटक गया और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उससे बोला, मुझे आपसे सिर्फ 1 मिनट की बात करनी है, आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। वो गुस्से से ऐसे फुंकारती हुई खड़ी हो गई जैसे कह रही हो कि तुमने मेरा रास्ता कैसे रोका है। उसके चेहरे पे गुस्सा क्लियर देखा जा सकता था कि जल्दी से बोलना शुरू हो गया, मैंने जब से आपको उस घर में निकलते हुए पहली दफ़ा देखा है उस दिन से आज तक मैं बेकरार हो चुका हूं और ये दिल का हाल आपको कहना चाहता हूं। मुझे आपसे शदीद मोहब्बत हो गई है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। यकीन मानिए मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। अगर कोई लड़की आई है तो वो पहली दफ़ा जिसको देखते ही मुझे उससे इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, वो आप हैं। और दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता। मुझे गलत मत समझिए, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मोना को ये सारी बातें इतनी बुरी लगी, इतना उस पर गुस्सा आया कि उससे इंग्लिश में गुस्से से बोली कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की और ये जुमले मुझसे कहने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फलां फलां फलां। तुम होते कौन हो मुझे कहने वाली? ये आखिरी दफ़ा मैं तुम्हें कह रही हूँ, आज के बाद तुमने मेरा रास्ता रोका या मेरी तरफ देखने की भी कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मेरा अभी तक गुस्सा नहीं देखा और बेहतर है तो मेरे गुस्से को ना ही देखो। अगर तुमने मेरे गुस्से को देख लिया तो तुम नहीं, तुम्हारा पूरा ख़ानदान मुझसे पनाह मांगेगा। इसी लम्हे मेरे आगे से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे चीड़ फाड़ के रख दूंगी, तुम्हारे मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वो गुस्से से लाल पीली होती जा रही थी, उसका लहजा तल्ख से तल्ख होता जा रहा था, बहुत ऊंचा होता जा रहा था। अहमद ने एकदम से उसको रास्ता दे दिया और वो पाँव जोर जोर से पटकती हुई अंदर चली गई। वाकई शायद कोई इर्द गिर्द कोई चीज़ पड़ी होती तो वो उठा के अहमद के सर में मार पड़ती। अहमद वाकई उसके गुस्से से डर गया था कि इतनी गुस्से वाली। उसके बाद अहमद डर गया कि जो इतनी बदतमीज़ लड़की है कहीं ऐसा ना हो, वो तो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। अगर उसको बुरा लगा था तो कह देती, ठीक है तुम्हें ऐसा है, मोहब्बत हुई है लेकिन मैं रिजेक्ट करती हूँ, और ये एक अच्छा जवाब होता। लेकिन इतनी बदतमीज़ी, वो डर गया कि कहीं कि ये घर आके कोई बदतमीज़ी ना करे। उसने उसको देखना छोड़ दिया। वो जो बाहर गली में टहलता था, उसको खड़े उसके दीदार करने के लिए रुकता था, दरवाजे में, छत पे, टेरेस पे, मुख्तलिफ जगहों पे, अब उसने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। लेकिन मोना जो गुस्सा बहुत कम करती थी, लेकिन कभी कभी अगर गुस्सा आता था तो शदीद आता था। उस दिन के वाक़ये ने उसके दिमाग पे ऐसा असर किया कि उसके दिमाग में अहमद बैठ गया कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगी, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। पता नहीं क्यों उसको अहमद से चिढ़ सी हो गई। ये सर्दियों के दिन थे, जिस तरह वो सहेलियाँ हर महीने कोई ना कोई अपने घर में फंक्शन रखती थी, उसी तरह एक घर में फंक्शन था। ये सारी दोस्त वहाँ पे इकट्ठी थी। उसका घर काफ़ी दूर वाक़ था। एक नई सोसाइटी थी जिसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा सा घर बनाया था।
और वो इस तरह का था कि जहाँ से वो गुजर के गई थी अच्छा खासा रास्ते में वीराना आता और आगे जाके वो एक नई सोसाइटी आती। रात काफ़ी हो गई, सब दोस्तों ने वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया, शरारतें की, मस्ती की, काफ़ी ज़्यादा फ़न किया। और जब रात का 1 बजा तो आहिस्ता आहिस्ता सब लड़कियों ने कहा चलो भाई अब घर चलते हैं। एक एक करके सब अपने घर की तरफ जाना शुरू हो गई। आखिर में मोना रह गई। तो उसकी फ्रेंड बोली, मोना यार बहुत लेट हो गई है, सब जा चुकी हैं, तेरे साथ बातचीत करने का, गपशप करने का मज़ा आ रहा था, तू रात को रुक जा, सुबह चली जाए। वो बोली नहीं यार मैं बस अभी निकलती हूँ, क्योंकि मैं मामा पापा को बता के नहीं आई थी। तो उसने कहा फ़ोन पड़ा है ना घर से, उस वक्त तो वो मोबाइल नहीं आए थे, तो फ़ोन कर ले। वो बोली नहीं यार बस घर जाके सोऊंगी, बस चलती हूँ। उसने कहा बाहर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी है, तो यार रुक जा। लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। उसने इजाज़त मांगी, अपनी गाड़ी की चाबी उठा के वो सीधा बाहर उसको छोड़ने के लिए आई। उसने उसको गेट पे खड़े होकर खुदाफिज किया। गेट खोल के वो गाड़ी के अंदर बैठ गई, उसने हाथ हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी की वजह से धुंध थी, शदीद धुंध तो नहीं थी लेकिन काफ़ी धुंध थी। कहीं कहीं पे सड़क पे एकदम से इतनी ज़्यादा धुंध आ जाती कि गाड़ी को बिल्कुल रोकना पड़ता, नज़र ही कुछ ना आता, क्योंकि इर्द गिर्द सब्ज़ा था, हरियाली थी, खाली ज़मीनें थी, वीराना था, इसलिए कहीं कहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा धुंध छा जाती और कहीं कहीं पे रोड बिल्कुल क्लियर होती। इसी तरह कभी तेज़ कभी आहिस्ता, कभी तेज़ कभी आहिस्ता गाड़ी को चलाते हुए वो आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पे उसको एहसास हुआ कि सामने सड़क पे कोई चल रहा है। अब गाड़ी की स्पीड बहुत आहिस्ता थी। उसने जैसे ही गाड़ी की रोशनियां उस सामने वाले जो सामने सड़क पे चलता हुआ नौजवान था उस पे जैसे ही गाड़ी की रोशनियां पड़ी, वो एकदम से चौंक गई। वो कोई और नहीं, उसने उसको क्लियर पहचान लिया था, कदो कामत से, बालों के हेयर स्टाइल से और जिस तरह का वो ड्रेस पहनता था। उसने एकदम से पहचान लिया ये कोई और नहीं, ये तो अहमद था। अहमद रात के इस पहर अपना मखसूस लिबास पहने, बालों का वही हेयर स्टाइल बनाए। अहमद ने काफी पीछे से बड़े बाल रखे हुए थे, घुंघरियाले से उसके बाल थे, बड़े से, और वही बाल और वही अहमद रोड पे आहिस्ता आहिस्ता अकेला चलता हुआ जा रहा है। रात के इस वीराने में अहमद यहां क्या कर रहा है? लेकिन अहमद का नाम उसके जहन में आते ही, अहमद का ख्याल आते ही और उसको सामने इस तरह चलते देखते ही उसका पारा एकदम से फिर हाई हो गया कि आज तो मौका भी बहुत अच्छा है, इस मनहूस से तो आज जान छुड़ा ही लूं। इस रोड पे तो कोई है भी नहीं, रात के इस पहर में अकेली हूं, कोई और भी नहीं है कोई मुझे देख सके, क्यों ना मैं इसको टक्कर मारूं और इसको उड़ा दूं। जैसे उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एकदम से वो हाइपर हो गई और उसने फैसला कर लिया, हाँ मैं इसको टक्कर मारूंगी। जान से मर गया तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम टांगे बाजू में से कोई ना कोई तोड़ दूंगी इसकी। उसने गाड़ी का गियर बदला और एकदम एक्सीलेटर पे पांव दिया और तेजी से गाड़ी चीखती हुई आगे बढ़ी और सामने जाते हुए अहमद को, जो अपनी मस्ती में मगन रात को इस तरह अकेला जा रहा था, एकदम से गाड़ी ने इतनी जोर से चोट लगाई कि वो उड़ता हुआ हवा में कलाबाजियां खाता हुआ बहुत पीछे जाके गिर गया। गाड़ी इतनी तेजी से आगे आई थी कि उसको जैसे ही टक्कर लगी वो तो हवा में उड़ता हुआ ऊपर चला गया और गाड़ी आगे बढ़ गई, वो पीछे कहीं गिर गया। उसने जाके गाड़ी के ब्रेक्स लगा दिए। उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल ना करते हुए ये हरकत तो कर दी थी, लेकिन वो एकदम से घबरा गई कि देखो तो सही, मैंने वाकई अहमद को मारा है, किसी और को तो नहीं मार दिया, और मरा है, बचा है, क्या हुआ है, देखो तो सही। गाड़ी से बंद की उसने और गाड़ी का दरवाजा खोल के वो नीचे उतरी। ठंडी यख हवा ने उसका इस्तकबाल किया। वो जैसे ही चलती हुई 10-12 कदम चलती हुई उस जमीन पे ऊंधे पड़े हुए शख्स के पास पहुंची जो अहमद उल्टा पड़ा हुआ था। जैसे उसके अभी करीब ही पहुंची थी कि उसको एकदम से एहसास हुआ कि जो शख्स है जिंदा है, अभी मरा नहीं है। उसके वजूद ने, जो वजूद तिरछा सा जमीन पे पड़ा था, बेइंतहा उसको चोटें लग चुकी थीं, उसके उस तिरछे वजूद के अंदर जुम्बिश पैदा हुई, हरकत पैदा हुई। और उसने देखा उसी वक्त उस शख्स ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। उसका चेहरा खून में लथपथ था।
अगर वो अहमद था तो उसका खून में नहाया हुआ चेहरा ऐसा था कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया था। शदीद खून में वो नहाया हुआ था। शायद उसके सर में भी इतनी शदीद चोट लगी थी जिसकी वजह से उसका पूरा सर खून में भीगा हुआ था। उसके हाथों पे भी खून था। और उसी वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। अपनी जगह से उठकर बैठ गया, जैसे उसको यकीन ना आ रहा हो कि वो जिंदा है या मर गया है। और तब उसको लगा कि मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। उसी वक्त उसने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ गर्दन को उठा के देखा। वो लड़की थर थर खड़ी कांप रही थी और वो अपने हाथों पे खून, अपने चेहरे से टपकते हुए खून को देख के और जमीन पे पड़े हुए खून को देख के हैरान हो रहा था कि वो खून में नहला चुका है। और उसी वक्त वो अपनी जगह से एकदम से जमीन का सहारा लेके सीधा खड़ा हो गया। जितना उसको चोटें लगी थी इतनी आसानी से उसको खड़ा नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो आसानी से ऊपर खड़ा हो गया। और उसी वक्त उस लड़की की तरफ देखकर बोला, बहुत गलत किया तुमने। मैं तो वीराने का मुसाफिर हूं, अंधेरे का मुसाफिर हूं, अकेला मुसाफिर। और तुमने अकेले मुसाफिर को मारने की कोशिश की है, लेकिन ये मुसाफिर मरा नहीं है। ये मुसाफिर तुम्हें देख चुका, अंधेरे का मुसाफिर। अब ये अंधेरे का मुसाफिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम जहां भी जाओगी ये अंधेरे का मुसाफिर तुम्हारे पीछे आएगा। आज तुमने मेरे अंधेरे को ललकारा है, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। उसने जैसे ही कहा और वो आहिस्ता से चलता हुआ मूना की तरफ आना शुरू हुआ। मूना को जैसे एकदम से होश आ गया कि वो खड़ी कपकपा रही थी और उसकी बातें सुन के मजीद ऐसी बुत सी बन गई थी, बेजान सी हो गई थी, जैसे होश में आ गई और भागती हुई गाड़ी की तरफ गई। वो अब आहिस्ता से चलता हुआ आ रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था इसलिए शायद भाग नहीं पा रहा था। ये भागती हुई गाड़ी तक गई और एकदम से याद आया चाबी कहाँ है। गाड़ी के अंदर चाबी नहीं थी। जल्दी से इधर उधर हाथ मारना शुरू हो गई, इधर उधर देखना शुरू हो गई, उसको चाबी नहीं मिल रही। और इतनी देर में वो चलते 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 गाड़ी के करीब पहुंचने लगा था और खौफ के मारे इसकी जान निकल रही थी। इसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी को चारों गेट्स को लॉक कर दिया। और उसी वक्त वो गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसकी ड्राइविंग वाली सीट के सामने आके खड़ा हुआ साइड पे और बोला, मैं आऊंगा, अब हर वक्त तुम्हारे पास आऊंगा, मुझे याद रखना, अंधेरे का मुसाफिर। और उसी वक्त उसको जैसे होश आया कि चाबी तो उसके हाथ में है, जिस चाबी को इधर उधर टटोल रही है। जल्दी से उसने हाथ से चाबी पकड़ी और जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया, गियर लगाया और गाड़ी दौड़ा दी। उसने इधर उधर कहीं नहीं देखा और गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते दौड़ाते, उसको नहीं पता वो कैसे गाड़ी चला के घर तक पहुंची, घर के गैराज में कैसे गाड़ी पार्क हुई, कैसे वो अपने कमरे तक पहुंची, उसको कोई होश नहीं था। वो जाते ही अपने बिस्तर पर ढह सी गई। वो गहरी सांसें ले रही थी, उसको सांस चढ़ी हुई थी, वो कपकपा रही थी कि ये उससे क्या हो गया है। कभी उसको इतना गुस्सा नहीं आता था, आज उसने गुस्से में ये क्या कर दिया है। और जिसको मारा है वो तो बच गया है, वो तो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कौन था? ये तो अहमद ही था। वो बाल उसके थे लेकिन चेहरे पे खून की वजह से मैं उसको पहचान नहीं सकी। वो बहुत ज्यादा परेशान रही। काफी देर वो इसी तरह जागती रही, जागती रही, जागती रही। और उसके बाद सुबह को इर्द गिर्द से जब उजाला अजानों की आवाज आई तो उस लम्हे जाकर उसको नींद आ गई। अगले दिन वो सारा दिन अपने कमरे में रही। वालिदैन दोनों बाहर गए हुए थे, जिस तरह वो ऑफिस जाते थे। उसने खाना पीना अपने कमरे में रखा। वो एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं आई। अक्सर ऐसा होता था, वालिदैन से मुलाकात हो जाती थी और अक्सर पूछते थे नौकरों से वालिदैन कहाँ हैं, तो वो बताते थे वो अपने कमरे में हैं। तो वो समझ जाते थे कि आज वो अपने कमरे में है मूना, इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। उस दिन किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ तक कि रात हो गई।
वो एक रात बिल्कुल नहीं सोई थी, सारा दिन अजीब सी बेचैनी में रही थी। अब वो बेहतर अपने आप को महसूस कर रही थी, काफ़ी ईजी हो गई थी। और रात को उसने सोने के लिए कमरे की लाइट को ऑफ किया, वो 0 का बल्ब जलाया, जिससे हम कमरे के अंदर हल्की हल्की ग्रीन कलर की लाइट फैल गई। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। अभी उसको सोए हुए कमरे में शायद नींद लिए हुए घंटा या 1.5 घंटा ही हुआ होगा कि एकदम से उसको महसूस हुआ कमरे के अंदर कोई हलचल हुई है। उसकी आंख खुल गई कि ये कैसी आवाज थी। तभी उसने देखा वो जो खिड़की उसकी बाहर की तरफ खुलती थी, सर्दियों की वजह से वो खिड़की बंद की हुई थी, उसके आगे पर्दे डाले हुए थे, वो पर्दे हवा से लहरा रहे थे और बाहर से ठंडी यख हवा अंदर आ रही थी। ये खिड़की कैसे खुली रह गई? मुझसे कैसी गलती हुई कि मैंने खिड़की ही खुली छोड़ दी? ये सोचते हुए वो अपने बिस्तर से उठ के बैठी कि मैं जाके खिड़की को बंद करूं, कि उसने देखा पर्दा हटा दिया गया। और किसी ने पर्दा जब हटाया तो उसने देखा कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा है, इंतहाई भयानक शक्ल वाला। वो बिल्कुल कदो कामत में अहमद के जैसा था, लेकिन उसका चेहरा अहमद की तरह नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, छोटी सी उसकी नाक थी और चमकती हुई लाल सुर्ख उसकी आंखें थीं। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसके हाथ अजीबो गरीब से थे। उसके हाथों की 3 उंगलियां थीं। टोटल इंसान की 5 होती हैं, उसके दोनों हाथों की 3 उंगलियां थीं। और पांव की तरफ निगाह पड़ी तो पांव में भी कोई जूता नहीं था, सिर्फ 3 पांव में भी उंगलियां थीं। और वो चलता हुआ मोना की तरफ आ रहा था और बोला, कहा था ना, अंधेरे का मुसाफिर। अंधेरा हो गया, हर तरफ अंधेरा हो गया। और जब अंधेरा होगा तो अंधेरे का मुसाफिर तुम्हारे पास होगा। तुमने अंधेरा इसलिए किया कि तुम मुझे बुलाना चाहती थी ना। मैंने तुमसे कहा था अंधेरे का मुसाफिर ही तुम्हारी तरफ आएगा। और देखो, मैं आ गया हूं रात के अंधेरे में। उसकी आवाज भयानक से भयानक होती जाती थी। उस रात की सब्ज छोटी सी जो रोशनी कमरे में जल रही थी, उस सब्ज रोशनी में उसने उसको देखा। उसका चेहरा बहुत भयानक नजर आ रहा था। जैसे होश में आई, जोर जोर से चीखना शुरू हो गई। और जैसे वो जोर जोर से चीखी, उसने एक कहका लगाया और उसी तरह आहिस्ता से मुड़ा। और मुड़ते ही वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे चला गया। और जब उसने देखा वो पर्दे के पीछे चला गया है तो बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। होश में आई, दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई। जैसे कुंडी खोली, देखा बाहर माँ बाप खड़े हैं। दोनों परेशानी की हालत में दरवाज़ा खटखटा रहे थे, ऊंचा ऊंचा कह रहे थे, मुना मुना बेटा क्या हुआ? वो अभी तक चीखें मारती जा रही थी, माँ से लिपट गई। बाप ने सर पे प्यार किया, हाथ रखा, कहा क्या हुआ है, क्या हुआ है? उसको कोई होश नहीं था। काफ़ी देर उसको नॉर्मल करने में लगी। काफ़ी देर के बाद जैसे वो होश में आ गई, इस काबिल हुई कि कुछ बता सके, माँ ने पूछा, बाप ने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा, मेरे कमरे में कोई था, कोई काला स्याह, बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक। उसका बहुत डरावना हुलिया था। बाप बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमरे में कौन हो सकता है? रुको, मैं देखता हूं। उसने एक मुलाजिम को आवाज़ दी। इतनी देर में मुलाजिम भी जाग चुके थे। घर के अंदर चीखो पुकार थी। मुलाजिम को लेके वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं पे नहीं था। जो उसने खिड़की कही थी, पर्दे के पीछे कहा था, पर्दे के पीछे देख लिया, खिड़की के अंदर देख लिया। उसने कहा उस खिड़की से तो दाखिल ही कोई नहीं हो सकता। जिस तरह की वो खिड़की बनी है वो हवा के लिए, उससे तो अंदर कोई आ ही नहीं सकता। अगर कोई कमरे में बेटा आ ही गया था तो इसी दरवाजे से बाहर निकलता जिसके सामने हम खड़े हैं। कमरे में कोई नहीं है। तुमने कोई यकीनन ख्वाब देखा है, डरावना ख्वाब। वो बोली, नहीं, वो था। खैर माँ बाप ने उसको हौसला दिया कि बेटी है, डर गई है, और उसको अपने कमरे में ले गए। सुबह हुई, बाप ने बहुत सारी नसीहतें की, माँ ने भी की कि बेटा इस तरह की हॉरर मूवीज़ ना देखा करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो, इस तरह बुरे ख्वाब आते हैं, और जब बुरे ख्वाब आते हैं तो इंसान डर जाता है, ये है वो। उसको काफ़ी समझाया। शाम हो गई, शाम से रात हो गई। जैसे ही रात हुई वो अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी
कि कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा एक घना जंगल है, हर तरफ घुप अंधेरा है। वो जंगल के बिल्कुल दरमियान में खड़ी है, इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त हैं। एक शख्स जिसकी आंखें लाल सुर्ख हैं और रात के उस अंधेरे में भी दूर से चमकती हुई नजर आ रही हैं, वो चलता हुआ उसकी तरफ तो आ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में से एक ऐसी तेज रोशनी निकल रही है जो दूर से निकलकर मूना के जिस्म से आके टकरा रही है। जैसे कोई लेजर लाइट को चलाता है जो दूर तक जाती है, बीम उसकी लाइट लेजर की, ऐसे लेजर की तरह दो लाल सुर्ख आंखों में से रोशनियां निकल के उसके जिस्म को आके टच हो रही थी और वो खड़ी रही। लेकिन एक बात जो उसके चलने से थी, वो जब वो ज़मीन पे कदम रखता तो एक आवाज़ पैदा होती, धस धस धस, बहुत ऊंची आवाज़ पैदा करता हुआ। वो इतना भारी भरकम नहीं था कि उसके कदम रखने से ज़मीन लरज़ जाए, उसके कदम रखने से ज़मीन हिल जाए, लेकिन जब वो कदम रखता था तो सिर्फ धस धस की आवाज़ पैदा नहीं होती थी, ज़मीन लरज़ रही थी। वो चलता चलता उसके करीब आया और उससे बोला, रात का मुसाफिर, अंधेरे का मुसाफिर, आओ मेरे साथ, आज जंजान तुम्हें अपना घर दिखाता है। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसका बाजू पकड़ लिया। उसका बाजू ऐसे गर्म था जैसे आग से बना हुआ हो, किसी आग ने उसके बाजू को थाम लिया हो। वो उसके साथ चलने पे मजबूर हो गई। अब भी वो जब कदम ज़मीन पे रख रहा था तो उसी तरह धज धज की आवाज़ पैदा होती और ज़मीन बाकायदा हिल रही थी, यहाँ तक कि इर्द गिर्द के दरख्तों में से पत्ते भी टूट टूट के गिरते उसके पाँव की उस धस धस से, कि दरख्त हिलते और उनके पत्ते नीचे गिर जाते। वो उसको लेके चलता हुआ थोड़ी ही दूर गया होगा कि एक बहुत बड़ा अंधेरे में डूबा हुआ एक ऐसा मकान था जो बहुत ही दूर से खौफनाक नजर आ रहा था, जैसे कोई पुरानी टूटी हुई हवेली टाइप सी हो, उजड़ चुकी हो और बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही हो। उसके बाहर भी इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए थे, उसकी चिमनी पे जाले लगे हुए थे, उसके दरवाजे पे जाले लगे हुए थे। वो एक काली स्याह सी हवेली थी। वो चलता हुआ उस हवेली के जैसे ही सामने पहुंचा तो उस हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा घुप फैला हुआ था। वो उसको लेके अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो राइट साइड पे 2 कमरे थे, लेफ्ट साइड के ऊपर खुला सहन सा था, अंदर झाड़ियां उगी हुई थी। वो उन झाड़ियों के बीच में से उसको लेकर चलता हुआ गया तो आगे ईंटों का बना हुआ फर्श आ गया और उससे आगे एक ऐसी दीवार नजर आ रही थी जिसके आगे एक लकड़ी का बहुत बड़ा मजबूत सा दरवाज़ा लगा था। वो दीवार इतनी ऊंची थी और वो दरवाज़ा इतना ऊंचा था जैसे बादशाहों के दौर में हाथियों को रोकने के लिए लकड़ी के बड़े से दरवाजे बनाए जाते हैं, ऐसा ही लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा था। वो उसके जैसे करीब गया तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर ऐसे लगा जैसे वो किसी गार के अंदर मौजूद हो, एक बहुत गहरी गोलाई में बनी हुई गार हो, उस गार के अंदर वो मौजूद हो। उसको हाथ में पकड़े जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो उस घुप अंधेरे में डूबी हुई गार के अंदर एक रोशनी सी जल गई, ऐसे जैसे दिए की रोशनी होती है, मध्यम सी रोशनी। और जब वो बोला, आओ मेरे साथ, तो आवाज़ बाकायदा गूंज रही थी, जैसे गार के अंदर बंद कुछ खास कमरों के अंदर आवाज़ गूंजती है, ऐसे आवाज़ गूंज रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसी वक्त एक बहुत बड़ी चिमगादड़ की तरह का परिंदा था जिसकी चूंच बहुत बड़ी थी, जिस तरह बत्तख की चूंच होती है, वो तो खैर बहुत छोटी होती है, एक बहुत लंबी चूंच, तकरीबन वो चूंच भी उसकी कोई 8 से 10 फुट लंबी होगी। 8 से 10 फुट लंबी चूंच वाला और बड़े से परों वाला परिंदा वो उड़ता हुआ आया और उनके सरों के ऊपर खड़े होकर उसने पर फड़फड़ाए और बाहर निकल गया। और जैसे वो मजीद चलते हुए आगे पहुंचे तो देखते हैं अब वो गार जो थी अंदर से और खुली हो गई है, लेफ्ट राइट आगे हर तरफ कमरे ही कमरे हैं और अजीबो गरीब से उसी तरह के परिंदे ज़मीन पर उछलते फिर रहे हैं। बड़ी बड़ी सी उनकी चूंच है और उनके पाँव 3-3 उंगलियों वाले पाँव हैं और वो उछलते फिर रहे हैं। और उसने देखा कुछ परिंदे उसी तरह के थे जिनके टांगें, आधा धड़ उनकी परिंदे का था, ऊपर वाला जो धड़ था वो इंसानों की तरह इंतहाई कमज़ोर से इंसान, उसमें कुछ औरतें थीं और कुछ मर्द थे जो पेट तक इंसान थे और पेट के नीचे उनका वजूद
एक परिंदे की तरह था, पर भी थे और टांगे भी थी, 3 उंगलियों वाली टांगे। उनके हाथ बिल्कुल इंसानों की तरह थे। वो इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने जैसे ही उस जंजान को देखा तो उन्होंने अपना सर झुका लिया, जैसे ताजीम में कोई सर झुकाता हो। वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे कि एकदम से उसका पांव किसी चीज से टकराया, और जैसे ही टकराया तो वो एकदम से मुंह के बल गिरने लगी, और जैसे ही मुंह के बल गिरी तो एकदम से उसकी आंख खुल गई। ये क्या था? ये मैंने कैसा भयानक ख्वाब देखा है? ये क्या था? वो डर सी गई, उठकर बैठ गई। कमरे के अंदर अभी वही, आज खौफ की वजह से उसने पूरी लाइट जला के रखी हुई थी। कमरे में उजाला था। उठ के बैठी और उसके कान में उसी वक्त एक सरगोशी हुई। वो ख्वाब नहीं था जो तुमने देखा, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था। वो मेरा घर था, वो मैं ही था, जंजान, अपनी सल्तनत का मालिक, जिसकी ताजीम में वो सारे झुक रहे थे, और जिससे तुम्हारा पांव टकराया था, जिससे तुम लड़खड़ाई थी, वो अस्ता था, अस्ता। और एकदम उसको याद आया, हाँ उसने नीचे उसी वक्त लम्हे देखा था जब उसका पांव लड़खड़ाया था और वो गिरने लगी थी। उसको याद पड़ता था, उसने नीचे की तरफ देखा था, हाँ वो तो बहुत मोटा, बहुत बड़ा एक अस्ता था जिसके साथ उसका पांव टकराया था। और उसके कान में कोई सरगोशी करके उसको बता रहा था कि ये सब ख्वाब नहीं, हकीकत है। और जैसे वो बेदार हो चुकी थी, उस सरगोशी को भी सुन चुकी थी, वो जो भी था वहम नहीं था, उसके पास मौजूद था। और तभी उसने उसके कान में सरगोशी की, तुम्हारा दीवाना, अंधेरे का दीवाना, अंधेरे का मुसाफिर जो अब तुम्हारा है। और उसी वक्त वहीं पे बैठे बैठे उसकी आंखें बंद सी हुई। फिर से जागती हुई वो बैठी है और उसकी ऐसे आंखें बंद सी हुई, और उसी लम्हे उसने देखा कि वो उसी जगह पे मौजूद है, उसी गार के अंदर मौजूद है। एक बहुत बड़ी तख्तनुमा कुर्सी है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है, उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। अपने दोनों बाजू ऐसे रख के बैठा है और कह रहा है, तुम मेरी मलका हो। तुमने तो मुझे टक्कर मार के मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में ले जाऊंगा। इसी सल्तनत में तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी रानी बन के। हाँ, अब तुम मेरी रानी हो, सिर्फ और सिर्फ जंजान की रानी। हा 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 हा। और उसी वक्त उसने झटका लिया कि ये क्या, बैठे बैठे मैं एकदम से नींद में चली गई हूं। और वही कहका जो उसने नींद में सुना था, हा 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 हा, अभी भी उसके कानों के करीब वो आवाज आ रही थी, जैसे वो उसने ख्वाब जागती आंखों से देखा था। और जो कहका उस ख्वाब में सुनाई दिया था, वही कहका अभी भी कानों के करीब कोई सुना रहा था। हा 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 हा। वो एकदम से डरी और फिर से उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उसके माँ बाप भागते हुए कमरे के अंदर आ गए। आज उसने कुंडी नहीं लगाई थी। माँ बेटी से बोली, तुझसे कहा था कि मत जा अपने कमरे में, आज मेरे पास सो जा। तू क्यों चली गई? तुझे कहा भी है, तू डर रही है। तूने फिर कोई ख्वाब देखा है? वो डरी हुई थी, वो रो रही थी। माँ से लिपटे हुए बोली, नहीं माँ, मैंने ख्वाब नहीं देखा, मैंने खुली आंखों से भी देख लिया है। वो है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बचा ले माँ, मुझे अपने साथ ले जाएगा। वो बहुत भयानक है। पापा यकीन मानिए, मैंने ख्वाब नहीं देखा, वो हकीकत में है। बेटी जिस तरह चीख रही थी, रो रही थी, बाप सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि बेटी ख्वाब देखे और डर जाए। वो बहुत बहादुर थी। बाप ने बेटी को गले से लगाया और कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। उन्हीं के ही बिजनेस के बंदों में से एक शख्स जिसको वो बहुत अच्छी तरीके जानते थे, उनका दोस्त भी था, वो रूहानियत को जानता था। अगले दिन वो दफ्तर जाने के बजाय सीधे उसके ऑफिस पहुंचे। वो एक 5 वक्त का नमाजी, दाढ़ी वाला, इंतहाई नेक शख्स था। उनकी उस बिजनेस बिरादरी में सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, सबसे बेहतरीन नेक शख्स उसी को समझा जाता था। उसने जब मोना के बाप को सुबह सुबह देखा अपने ऑफिस में, बोला, सब खैरियत है? आप खुद यकीनन किसी काम से आए होंगे। उनको बिठाया, चाय शाय पिलाई, जूस वूस पिलाया और बोले, बताइए सब खैरियत है? क्या हुआ, किस तरीके आना हुआ? मोना के बाप ने सारी तफसील अपने उस दोस्त को बताई। वो बोले, आप जो बता रहे हैं
इससे लगता तो यही है कि बेटी ख्वाब नहीं देख रही, कुछ ना कुछ ज़रूर है। देर मत कीजिए, चलिए मेरे साथ, हम अभी आपके घर चलते हैं। वो दोनों उसी वक्त रवाना हुए और चलते हुए घर पहुंच गए। मोना का बाप उसको लेकर सीधा मोना के कमरे में गया। उसकी मां भी उसी कमरे में थी। मोना बहुत ही डरी सहमी थी। अब उस कमरे में मोना की मां, मोना का बाप और शहरोज़, वो बिजनेसमैन, मौजूद था। बुजुर्ग सा जो मोना के वालिद की उम्र का था। उन्होंने जाके मोना के सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ते रहे और फिर वहीं पे बैठ गए, आंखें बंद की और पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। काफ़ी देर जब वो पढ़ चुके तो उसके बाद आंखें खोली तो उनकी आंखें अजीब सी हो गई थी। लाल तो नहीं, लेकिन अजीब सी थी। काफ़ी परेशान थे। कहा पानी दो, पानी। उनको पानी दिया गया। उन्होंने पानी खुद से पिया। ऐसे गटर गटर पी गए जैसे वो खौफ में हो और पानी पी रहे हों। और उसके बाद कहा, आइए मेरे साथ बाहर आइए। मोना के वालिद को लेके वो बाहर आ गए और उससे बोले, जितना मेरे पास इल्म है उतना ही मैं देख सका हूं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये तो बहुत खौफनाक है, ये बहुत खौफनाक है। उन्होंने कहा, क्या हुआ? उन्हें सारा कुछ उनको बता दिया कि कैसे मोना ने एक बंदे को टक्कर मारी थी और वो इंसान नहीं, एक जिन था, जंजान जिन, जो एक रूप धारे हुए था। वो वाकई एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है। इसने उसको टक्कर तो मार दी, लेकिन उसने गुस्से में बदला लेने के लिए इसको ही अपनाने का फैसला किया है कि वो इसको अपने साथ ले जाएगा। वो तन्हाई का दीवाना है। क्या आप सही कह रहे हैं शरो साहब? मोना का बाप फिक्रमंद होकर बोला। वो कह रहे हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूं, आप मोना से तस्दीक कर सकते हैं। उसने कहा, आइए अंदर। अंदर गए और पूछा, बेटा मोना, क्या कुछ दिन पहले ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने किसी शख्स को गाड़ी के साथ टक्कर मारी थी? मोना एकदम से चौंक गई। उसकी आंखें एकदम से खौफ से फैल गईं। उसने उस बुजुर्ग की तरफ देखा और बाप की तरफ देखा और गर्दन हिला दी। हाँ। बाप बोले, क्या हुआ था बताओ। उसने कहा, वो रात को फोग थी और मैं गाड़ी चलाती आ रही थी और वाकई मैंने एक शख्स को टक्कर मारी थी। वो बुजुर्ग बोले, शहरोज साहब, उसका खून से भरा हुआ चेहरा देखा था ना तुमने? उसका चेहरा पूरा खून से भरा हुआ था और उठ के खड़ा हो गया था और उसने तुम्हें कहा था वो तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा। वो रात का दीवाना है, अंधेरे का दीवाना, ऐसे ही है? तो मोना बोली, हाँ। उसने अपना नाम जंजान बताया था। मोना की आंखें और खौफ से फैल गईं। हाँ पापा, वही है जंजान जो उसको मैंने कल रात भी देखा था, जो मुझे एक जगह पे लेके गया था। इस तरह की गार थी, उसके अंदर इस तरह के अजीबोगरीब परिंदे थे, आधा धड़ इंसान का, आधा परिंदों का, और वो इस तरह की कुर्सी पे बैठा था। वो उसकी सल्तनत थी। परेशान हो मत हो बेटा, शहरोज साहब बोले, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। बस तुमने एक ख्याल रखना है, अब तुमने रात को अकेले नहीं सोना। मैं जब तक कुछ करता हूं, आपकी वालदा से भी यही कहूंगा कि आपने मोना का ख्याल रखना है, इसको अकेले नहीं रहने देना। जब भी अकेली होगी वो इसके पास आएगा, वरना वो नहीं आएगा। अब वो बाहर आ गए। मोना का बाप बोला, अब बताइए क्या होगा? वो बोले, मैं इतना ही देख सकता था उसके बारे में, जिसकी ताकत इतना ज्यादा है, उससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान सका। वो बहुत ताकतवर है, जिससे मुझे अंदाजा होता है मैं उसका कुछ नहीं कर सकूंगा। हाँ, मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, इनसे ये मैंने सीखा है, लेकिन वो खुद से मेरे पास तशरीफ़ लाते होते हैं। जिस तरह आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आए, वो मेरे पास आते हैं, मेरे पास ही रहते होते हैं, लेकिन वो खुद ही आते हैं। और जब उन्हें जाना होता है, ये नहीं बता के जाते वो कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो बस चले जाते हैं। और जब उनको वापस फिर से आना होता है, वो मेरे दफ्तर में सीधे आ जाते हैं। मैं उनको लेके घर चला जाता हूँ और मेरे घर ही रहते हैं। वो मेरे पीरो मुर्शिद हैं, बहुत ही सादा से इंसान हैं। और जब उनके जाने का वक्त होता है, इतना कह के जाते हैं, अब हमारे जाने का वक्त हो गया, हम फिर आएंगे। मैंने पूछा था कहाँ जाते? कहते नहीं, हमारे कोई ठिकाने नहीं होते, जहाँ हुक्म मिलता है, ड्यूटियाँ लगी होती हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। इंतज़ार करना होगा, वो आ जाएं तो हम उनसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि जंजान मेरी ताकत से बहुत ज़्यादा वसी है। लेकिन बस बेटी को आपने अकेले नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने ये देख लिया है, अगर ये अकेली होगी तो वो ज़रूर इसके पास आएगा, ये अकेली नहीं होगी तो इसके पास नहीं आ सकता। बस आप कोशिश कीजिए, एक टेप रिकॉर्डर पे
अगर कभी रात को ये अकेली हो भी सही, मजबूरी में इसको रहना भी पड़ जाए, बैठना भी पड़ जाए, तो एक टेप रिकॉर्डर पे ये कुरान की तिलावत लगा दिया करे। जब कुरान की तिलावत लगी होगी वो इसके पास नहीं आएगा। और अगर बाहर किसी के साथ जाए तो बाहर स्पेशली इसने ख्याल रखना है आपके साथ, अपनी माँ के साथ, या अगर इसकी शादी कर दें अपने शौहर के साथ जाएगी तो ज़्यादा महफूज रहेगी, और ज़्यादा चांस है इसका शौहर की तरफ गया, शौहर के साथ होगी तो ये ज़्यादा महफूज रहेगी। घर में कोशिश कीजिए हर वक्त टेप रिकॉर्डर पे तिलावत लगा के रखें। उन्होंने ऐसे ही किया। जैसे ही रात होती, पहली तो उसको अपने कमरे में ले गए, काफ़ी दिनों तक वो माँ के कमरे में रही, और अगर कभी अपने कमरे में भी जाती तो एक टेप रिकॉर्डर, छोटा वॉकमैन टाइप होता था, वो उस वक्त हर वक्त उसका चलता रहता, तिलावत लगी रहती उस पर। लेकिन इन दिनों में पता नहीं क्यों, जब वो अपनी दिन के टाइम खड़े होके अपनी बालकनी से खड़े होके उसी कमरे की तरफ, उसी घर की तरफ देखती जो सामने वाला घर था अहमद का, तो एकदम से उसको नदामत हो रही थी काफ़ी अरसे से कि अहमद के लिए मैंने इतना नफरत पाल ली कि उसने सिर्फ इजहार ही तो किया था, मोहब्बत का इजहार किया था, शक्लो सूरत भी उसकी अच्छी है, कितना अच्छा सुलझा हुआ है, उसके बाद उसने कभी मेरा रास्ता नहीं रोका, तमीज़ वाला है। और मैंने उसको मारने की कोशिश की। उसके अंदर इतनी नदामत आ गई कि उसके दिल में आया कि मुझे अहमद से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने उस दिन उसके साथ बहुत बुरा किया, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। और यूं अब वो अक्सर खड़ी होके अहमद को देखती। अहमद अपने घर से अगर निकल रहा होता, अब वो घर से बाहर नहीं जाती थी, उसको मना कर दिया गया था। अहमद अगर घर से बाहर निकल रहा होता तो वो सामने अहमद को देखती, लेकिन अहमद आंखें उठा के उसको नहीं देखता था। अहमद को पता लग जाता था कि वो सामने खड़ी है खिड़की में, लेकिन अहमद ऊपर नहीं देखता था। अगर एक दफ़ा उसकी खिड़की में निगाह पड़ भी जाती थी तो वो बिल्कुल आंखें नीचे कर लेता था और चला जाता था। उसने 2-3 दफ़ा नोट किया कि अब उसको देखता तक भी नहीं है। एक दिन वो जैसे ही घर से निकलने लगा, वो पहले ही तैयार खड़ी थी, दिन की रोशनी में तो बाहर जा ही सकती थी, रात को सख्ती से मना था। वो बाहर जल्दी से निकली और चलती हुई अहमद के पीछे चली गई। वो पैदल चलता हुआ साथ वाली मार्केट की तरफ जा रहा था। वो चलते चलते बिल्कुल उसके पीछे पहुंच गई और एकदम गला खंकार कर बोली अहमद एकदम से चौंका और मुड़ के देखा और एकदम से कहा, आप खैरियत, क्या कहना चाह रही हैं मुझसे? वो बोली, अहमद साहब, क्या हम 2 मिनट बैठ के कहीं बात कर सकते हैं? मुझसे आपको बात करनी है? वो बोली, हाँ, आपसे बात करनी है। ठीक है, आइए बैठते हैं। वो उसको लेके एक रेस्टोरेंट में बैठ गया। वहाँ पे दोनों ने कॉफ़ी मंगवाई और वो उससे बोली, मेरा नाम मूना है, असली नाम मैमूना है, प्यार से घर वाले मूना कहते हैं। मुझे गुस्सा आता है, ज़िंदगी में कभी कभी आता है, लेकिन आपने जिस तरीके मुझे देखना शुरू किया मुझे सब पता था। और उसके बाद आपने पहली दफ़ा बात करने की कोशिश की, मुझे गुस्सा आ गया। दूसरी दफ़ा जब आपने कोशिश की तो इतना शदीद गुस्सा आ गया, मैं नहीं जानती मुझे इतना क्यों गुस्सा आ गया। कोई मेरे सामने ऐसी जुर्रत करेगा और इस तरह के इजहार मोहब्बत करेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं गुस्से में पागल हो गई। लेकिन एक रात मुझसे वो हुआ जिसके लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नदामत भी है और आज आपसे माफ़ी भी मांगने आई हूँ। क्या हुआ आपसे? और उसने बताया कि कैसे एक शख्स जा रहा था जिसको मैंने अहमद समझ लिया और अहमद समझ के मैंने उसको टक्कर मार दी। वो असल में एक इंसान नहीं, जिन था, और अब वो मेरे पीछे पड़ गया। क्या जिन था? अहमद हंस पड़ा। ये आप क्या कह रही हैं? कोई जिन आपके पीछे पड़ गया? आप इन बातों को मानती हैं कि कोई जिन वगैरह होता है और इंसानों के पीछे पड़ता है? वो बोली, हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब तो मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो कोई ना कोई इंसान ही बचा सकता है। अगर रात का अंधेरा होगा, मैं अकेली होंगी तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर मेरे माँ बाप में से कोई मेरे साथ होगा या मेरे होने वाला शौहर मेरे साथ होगा तो फिर मैं महफूज होंगी। वरना वो बहुत ताकतवर है, जब तक वो जाएगा नहीं मैं घर से नहीं निकल सकती। मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया। मैं आज नदामत के हाथों शर्मिंदा होकर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ और इतना कहने आई हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, सच्ची में आप बहुत अच्छे हुए। और जब से मैं नोट कर रही हूँ, आप मुझे देखते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत जागना शुरू हो गई है और मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आपको तो वैसे भी जिन्नात से डर नहीं लगता, आप तो जिन्नात को मानते नहीं हैं, तो क्या आप मुझसे शादी कर लेंगे? आपको डर तो नहीं लगेगा? उसने फिर से कहका लगाया कि डर जिन से कभी भी नहीं, बाकी शादी
वो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आपने सख्ती से मना कर दिया था इसलिए मैं पीछे हट गया, वरना कि कैसे हो सकता है इंसान को कोई प्यारा लगे, इंसान को कोई पसंद आए और वो उसके दिल से उतर जाए, ये नामुमकिन है। आज भी आप मेरे दिल की रानी हैं, मेरे दिल की मलका हैं। मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपके डर की वजह से नहीं कहा। अगर आप इजाज़त देती हैं तो मैं तो फ़ौरन अपने वालिदैन को आपके घर रिश्ते के लिए तैयार हूँ भेजने के लिए। वो शर्मा के बोली, आपको जिन्नात से डर नहीं लगेगा? अगर वो जिन आ गया तो? वो बोला, जिन को भी देख लेंगे, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बाकी जिन से क्या डरना। तो मैं कब भेजूं? कल भेज दूं अपने घर वालों को? वो शर्मा के चुप कर गई, जैसे कह रही हो भेज दो। अगले ही दिन उसने अपने वालिदैन से बात की और वालिदैन ने उसकी बात मान ली। वो मोना के घर पहुंचे तो मोना के वालिदैन ने कहा, ठीक है, हमें ज़रा टाइम दीजिए, हम अपनी बेटी से पूछना चाहेंगे, हमारी अकलौती बेटी है, उसकी मर्ज़ी के बगैर हम शादी नहीं कर सकते, हम बेटी से पूछ के कल आपको जवाब देंगे। उन्होंने मोना से पूछा, मोना ने बताया नहीं था अभी, यूं मोना ने हाँ कर दी और ये मंगनी तय हो गई। उस शहरोज साहब को जब बताया मोना के वालिद ने कि मैंने जल्दी से आप बेटी की मंगनी भी कर दी है और शादियों की तैयारियों में है, तो उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें, क्योंकि मुसलसल जब वो अपने शौहर के साथ रात को कमरे में रहेगी तो ज़्यादा खुश रहेगी। माँ बाप रोज़ तो उसको अपने कमरे में नहीं सुला सकते, अब वो बड़ी बेटी है, शादी एक बेहतरीन हल है। अल्लाह करेगा मेरे उस्ताद जब भी आ जाएंगे शादी के बाद भी मैं उनको लेके आपके पास आ जाऊंगा। आप एक काम कीजिएगा, मोना का उतरा हुआ कोई कपड़ा जो उसने पहना हो, मैला, जो धुला ना हो, एक तो होता है जो धो के अलमारी में रख देते हैं, एक होता है जो पहनने के बाद उतार देते हैं कि इसको अब धोना है, तो धोना नहीं है, वो मुझे दे दीजिएगा। तो मोना के वालिद ने मोना की पहनी हुई एक कमीज़ जो उसने पहनी थी धुलने के लिए, वो उतार के जो उसने रखी तो उसकी माँ से कह के वो शहरोज साहब को दे दी गई। यूं अब दोनों मंगेतर हो चुके थे, अपने घर के टेलीफोन से एक दूसरे से बातें करते थे। अब उनकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, दोनों इकट्ठे बाहर जाते, घूमते फिरते, शॉपिंग करते। एक दिन शाम को अहमद ने कहा, मुझे पता है तुम्हें लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी लगती है, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, तो आज रात को लॉन्ग ड्राइव पे चलें? वो बोली, हाँ, किस वक्त? वो कहा, यही 9-10 बजे, तुम्हें रात को ही अच्छा लगता है ना। अब वो अपनी सहेलियों के पास भी नहीं जाती थी फंक्शन पे। उसने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। उसने कहा, ठीक है, मैं गाड़ी निकालूंगा 9-9:30 बजे करीब, नीचे हारन दूंगा 2-3 दफ़ा, तुम समझ जाना, खिड़की से झांक के देखना, और यूँ हम चले जाएंगे। उसने कहा, ठीक है। जब टाइम हुआ तो वो तैयार होकर बैठ गई, वक्त से पहले ही तैयार हो गई। माँ ने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? उसने कहा, अहमद के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। जब टाइम हुआ तो उसने नीचे देखा, अहमद गाड़ी के साथ ही खड़ा था तैयार होके। वो एकदम से मुस्कुरा पड़ी कि देखो, ये भी वक्त से पहले बेचैन है, जाने के लिए तैयार खड़ा है। उसने हारा नहीं बजाया था। उसने कहा, हाथ हिलाया, अहमद ने कहा, आ जाओ। वो जल्दी से नीचे चली गई, अहमद के साथ गाड़ी में बैठी और दोनों गाड़ी पे रवाना हो गए। गाड़ी चलती चलती वीराने की तरफ जा रही थी, उस रास्ते की तरफ जा रही थी जो सारा वीराने पे था, जहां पहले कभी उसको बहुत अच्छा लगता था घूमना फिरना। अब जब से वो जिनात वाला, जंजान वाला मसला हुआ था, वो नहीं गई थी। अब काफ़ी अरसे बाद गई थी, लेकिन उसका महबूब, उसका मंगेतर उसके साथ था, इसलिए उसको डर नहीं था। दोनों बातें करते 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 एक ऐसी रास्ते पे पहुंच गए जो बिल्कुल अब वीरान था। दोनों तरफ झाड़ियाँ थीं, दोनों तरफ दरख्त थे, बंजर ज़मीन थी और वहाँ पे अंधेरा सा था। वो जैसे ही उस सड़क पे चलते चलते एक जगह पे पहुंचे तो उसने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रुक सी गई और वो नीचे उतरा और बोला, मोना नीचे उतरो, तुम्हें कुछ दिखाना है। यहां इस वीराने में तुमने गाड़ी रोक दी? हमने तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, आगे चलते फिर वापस चलते, नीचे क्या देखना है? उसने कहा, उतरो ना, तुम्हें दिखाना है। वो नीचे उतरी तो वो चलता हुआ, गाड़ी की लाइटें ऑन थी, उन लाइटों के सामने चलता हुआ आगे की तरफ जाना शुरू हुआ और कहा, मेरे पीछे आओ। अब गाड़ी की लाइटें फुल बीम पे जली हुई थी, काफ़ी दूर तक रोशनी फैली हुई थी। वो इस तरह चलता चलता आगे जा रहा था और वो चलती हुई उसके पीछे जा रही थी। जब काफ़ी वो आगे आ गए तो बोली, अब तो गाड़ी बहुत पीछे रह गई, यहाँ पे रोशनी भी ख़त्म हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं गाड़ी को रोक के? तो एकदम से जब मुड़ा तो उसका चेहरा वही जंजान का चेहरा बन चुका था, वही बदसूरत,
भयानक, इंतहाई खौफनाक चेहरे वाला जंजान। उसके हाथों की उंगलियां 3 हो चुकी थी, पाँव की उंगलियां 3 हो चुकी थी। उसका जिस्म परिंदे की तरह तो नहीं था, लेकिन उसके हाथ और पाँव थे तो इंसान की तरह, लेकिन 3-3 थे, जैसे परिंदों की 3 उंगलियां होती हैं। और इंतहाई भयानक चेहरा। वो उसी वक्त बड़े बड़े दांतों के साथ मुस्कुराता हुआ बोला, याद है तुमने ख्वाब में देखा था एक जंगल, अपने सीधे हाथ पे देखो, वो जंगल शुरू होता है। उस जंगल से जाते जाते आगे, याद है ना, मेरा घर था, तुमने ख्वाब में देखा था, फिर खुली आंखों से भी देखा था। उस अपने महल के अंदर मैं अपनी सल्तनत में तुम्हें लेके गया था, याद है ना। आज मैं तुम्हें लेने आया था, तुम्हारी शादी हो रही है ना, तो मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ जंजान की। मैं कैसे तुम्हें किसी और का होने दूं, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने साथ ले आया और आज तुम्हें अपने साथ यहां से ले जाऊंगा। तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा सकता। उसने यही कहा था ना, इसको अकेला मत छोड़ना, वरना मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैं अंधेरे का मुसाफिर हूं, मैं वीराने का मुसाफिर हूं, मैं तन्हाई का मुसाफिर हूं। जब भी तुम अकेली होती मैं तुम्हारे पास आ जाता, लेकिन तुम कभी अकेली रहे ही नहीं। कभी माँ, कभी बाप, किसी न किसी के साथ हमेशा रहती थी और रात को अपनी माँ के साथ सोती थी। मैं कई दफ़ा मैंने आने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं आ सका। उस शहरोज़ ने तुम्हारे घर में ऐसा दायरा खड़ा कर दिया था जिसने मुझे आने से रोक दिया था। अगर तुम रात को तन्हाई में अकेली भी होती मैं फिर भी नहीं आ सकता था, और वहाँ पे तुम्हारे तिलावत लगा दी तो मैं फिर भी नहीं आ सकता था। आज देखो, कोई तिलावत नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचा सके। हाँ, तुम अभी भी तिलावत लगा देती तो मैं बच जाती, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता था, लेकिन अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा। मेरी मलका बनोगी, मेरी सल्तनत की मलका, जंजान की मलका। आज से तुम मेरी हो। वो दुनिया, वो घर, सब तुम छोड़ चुकी हो, आज से मेरे साथ रहोगी। आओ मेरे साथ। वो एकदम से चीखना शुरू हो गई और वो हंसना शुरू हो गया कि जितना चीख सकती हो चीख लो, यहाँ इस जंगल में तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं है, हम वीराने में हैं। चीखना चाहती हो चीख लो, जितना रोना चाहती हो रो लो, यहीं रो लो, मेरी सल्तनत में मत रोना, वरना सब देखेंगे जो नई मलका बनी है कैसे रोती है, कैसे चीखती है, कितनी बुज़दिल है। रो रो। वो खड़ी होके चीखें मारती रही, बचाओ बचाओ, चीखें मारती रही। और वो खड़ा आहिस्ता आहिस्ता हंसता रहा, जैसे कि जानता था इसको कौन बचाने आएगा। वो काफ़ी देर इसी तरह खड़ा रहा और वो काफ़ी देर इसी तरह चीखें मारती रही। काफ़ी देर गुजर गई, आधा घंटा पौना घंटा गुजर गया। वहाँ पे चीखें मारते मारते उसका गला बैठ गया और जैसे वो समझ गई यहाँ पे उसको कोई बचाने वाला नहीं है, वो एक नाउम्मीद सी हो गई और वो बोला, चलें अब। और उसने अपनी गर्दन ऐसे नीचे कर दी जैसे हाँ में करी हो। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उसी वक्त एक दूर से तेज गाड़ी की आवाज़ आई, जिसने बहुत तेज़ी के साथ आके ब्रेक लगाई थी। चरचराहट की आवाज़ आई और गाड़ी रुकी और वो दोनों चौंके और गाड़ी से कुछ लोग उतरे। और ये था अहमद, मोना का बाप, और उनके साथ शहरोज साहब और एक और बुजुर्ग हस्ती जिनकी उम्र कोई 80-85 साल थी। ये सारे गाड़ी से उतर के तेज़ी से उसी तरफ आए जहां जंजान खड़ा था। जंजान एकदम से गुस्से में आ गया, उसका चेहरा पहले ही भयानक था और ज़्यादा भयानक हो गया और बोला, इसको क्यों लेके आ गए हो। और वो जो बुजुर्ग हस्ती थी वो तेज़ी से चलती हुई आई और नीचे सड़क पर आकर बैठ गई। आंखें उन्होंने बंद कर ली, हाथ में उनकी पानी की बोतल थी और वो पढ़ते रहे, पानी पे दम करते रहे। और जंजान इस अंदाज में गुस्से में आ गया कि वो भागता हुआ जाता, अपना कंधा किसी दरख्त को मारता। कंधा लगते ही दरख्त ज़मीन से उखड़ के, पूरा ज़मीन से उखड़ के नीचे गिर जाता और फिर दूसरे दरख्त को गुस्से से मारता और कहता है, बंद कर इसको, चुप कर दे, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा, आज मैं सबको मार डालूंगा। वो तड़प रहा था। बुजुर्ग पढ़ते रहे, उसने काफ़ी तबाही फैला दी। वो जो पहली गाड़ी आगे खड़ी थी, उनकी गाड़ी पीछे खड़ी थी, वो एकदम गाड़ी के पास गया। उसने गुस्से में इस गाड़ी को अपने हाथों से ऐसे उठा लिया जैसे कोई खिलौना गाड़ी उसने अपने हाथों पे उठा ली हो। उसने पूरी गाड़ी को अपने सर के ऊपर उठा के इतनी ज़ोर से फेंका जैसे वो कागज़ की बनी हो। वो इतनी भारी भड़कम गाड़ी उड़ती हुई दूर जाके गिरी। वो गुस्से में शदीद पागल था कि उसी वक्त वो बुज़ुर्ग अपनी जगह से उठे और उन्होंने वो जो पानी था जंजान पे फेंकना शुरू कर दिया। जंजान पे जहां पानी पड़ी, एक धार पड़ी पूरी पानी की, उस जगह पे ऐसा लगा जैसे किसी ने तलवार से जख्म लगा दिया हो। ऐसा आग की तरह वहां पे आग लगी उस पानी से, पूरी एक लाइन सी बन गई आग की, और उसका उस जगह से जिस्म
जलना शुरू हो गया और उन्होंने फिर से पानी में से बोतल उठाया और दूसरी जगह पे फेंका। वहाँ पे भी पूरी एक आग की लाइन बन गई और वहाँ पे भी उसका वजूद जलना शुरू हो गया और वो चीखना शुरू हो गया और वो किड़किड़ाना शुरू हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बुज़ुर्ग पढ़ते रहे और इसी तरह उसके ऊपर पानी डालते रहे। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उसके वजूद का कुछ हिस्सा आग की लपेट में आ गया था और वो बुजुर्ग बिल्कुल आहिस्ता से बोले, उनकी आवाज़ बिल्कुल बारीक सी थी और आहिस्ता से बोले, तो मेरी ताकत का अंदाज़ा देख चुका है, रब के कलाम का अंदाज़ा भी देख चुका है, तेरी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन दोबारा कभी भी इसकी तरफ देखा तो याद रखी तू मेरे इल्म की ताकत को जान चुका है। मैं तुझे और तेरे पूरे कबीले को जला कर रख दूँगा, तेरे पूरे कबीले को जला कर राख कर दूंगा। और वो हाथ जोड़ के बोला, मैं आपकी ताकत को जान चुका हूँ, जिसने मेरे वजूद को आग लगा दी है, मेरी ताकत को आग लगा दी है, मेरे कबीले को भी आप जला देंगे। मैं कसम खाता हूँ फ़लाँ, मैं कसम खाता हूँ फ़लाँ, मैं कसम खाता हूँ। उसने बड़ी बड़ी कस्में खाई कि मैं कभी नहीं आऊँगा। बुज़ुर्ग बोले, जा अब चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोल रहे थे और उसी वक्त वो उड़ा, बाकायदा उसके पर निकले, उड़ा और बड़ा सा परिंदा बन के उड़ता हुआ उसी वक्त वो उड़ गया। महमूना अभी तक अपनी जगह पे जो थर थर कांप रही थी, बाप आगे भागा, अहमद आगे भागा, बाप ने उसको गले लगा लिया, उसको कवर किया और वो वो कांप रही थी खौफ से। उसको वो लेकर गाड़ी में आए और वो सबरे वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ गए। महमूना अभी तक नॉर्मल नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जैसे बेयकीनी की सी कैफियत में थी, जैसे उसको यकीन ना आ रहा हो कि वो ज़िंदा बच गई है। और जब एक हफ्ता लगा उसको बेहतर होने में, एक हफ्ते के बाद जब वो बेहतर हुई, होशो हवास में ही, जैसे होशो हवास में नहीं थी, और उसने पूछा कि आप लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे, आपको कैसे पता लगा? तो उसको बताया गया कि अहमद ने जिस तरह टाइम दिया था वो टाइम दे के बाहर निकला और हारन बजा रहा था कि तुम नीचे आओ। जब तुम नीचे नहीं आई तो उसने आके दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया तो तुम्हारी माँ ने दरवाज़ा खोला। पूछा, हाँ बेटा अहमद? उसने कहा, मैंने जाना था। वो कहाँ है? तो माँ ने बताया, वो तो चली गई थी तुम्हारे साथ। तो एकदम चौंका, मैं तो घर पे हूँ, मेरे तो मिला ही नहीं। वो उसी वक्त घबरा गए। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, कुदरत ने उनकी मदद को भेजना था। शिरोज साहब उनके घर पहुँच गए और उनके साथ एक बुजुर्ग हस्ती भी थी। महमूना का बाप, महमूना की माँ जहाँ शदीद परेशान थे, अहमद परेशान था। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था ये क्या है, कि वहीं पे उस बुज़ुर्ग ने कहा, शरोज साहब बोले, मेरे उस्ताद मोहतरम कल ही मेरे घर आ गए थे और कल जब ये सोने लगे तो मैंने इनको सरसरी बात की तो उन्होंने कहा मैं कल पढ़ूंगा, कोई उसकी निशानी है? मैंने कहा जी कमीज़ है। तो मैंने इनको कमीज़ दे दी तो ये पढ़ते रहे। जब सुबह उठे तो इन्होंने मुझे कह दिया था कि आज रात को कुछ होने वाला है। इन्होंने मुझे तैयार रहने के लिए कहा था और जैसे ही रात हुई तो मुझे कहते हैं चलो सीधा उसी घर चलो, वो बच्ची ख़तरे में है। और जब हम यहाँ आए तो आप लोग इंतज़ार में थे, वो लोग, कि अहमद यहीं पे है, वो अहमद के साथ जा चुकी है। वो बोले परेशान मत हो, मैं उस खबीज़ की बदबू सूंघ सकता हूँ इसी घर के अंदर। उस कमीज़, उस बच्ची की कमीज़ मेरे पास थी, मैं उसकी खुशबू भी सूंघ सकता हूँ। वो जहाँ जहाँ बदबख्त उसको लेके गया है हम उसको ढूंढ सकते हैं। आओ। वो गाड़ी में बैठ गए और वो रास्ता बताते रहे और वो गाड़ी चलाते हुए उनके पीछे जाते रहे, यहाँ तक कि वो उसी जगह पहुँच गए जहाँ पर वो जंजान मूना के साथ मौजूद था। अहमद जो इन बातों को नहीं मानता था, उसने अपनी आंखों से वो सारा मंजर देखा था कि सामने भयानक सा एक जिन खड़ा था जिसके पाँव और हाथ अजीब से थे। उसका चेहरा बहुत भयानक था और कितना वो ताकतवर था कि दरख्त को कंधा मारता था तो पूरा भारी भरकम दरख्त जड़ों समेत उखड़ के नीचे गिर जाता था। और किस तरह उस पानी ने उसके वजूद को आग लगाई थी। और जब उसके पर निकले थे तो बाकायदा उसके सींग निकल आए थे, उसके बड़े बड़े कान निकल आए थे, उसका चेहरा और बदल गया था और उसके बड़े पर निकल आए थे। वो एक भरपूर खौफनाक जिन बन गया था, उड़ने वाला। और उड़ने वाला वो जिन उनकी आंखों के सामने उड़ के गया था और अहमद को भी यकीन आ गया था ये जिनात होते हैं। अहमद ने फौरी कह दिया था कि जो शादी की तारीख है उसको बजाय और आगे करने के फौरी शादी की जाए। बेशक हम उतनी धूमधाम से नहीं, सादगी से कर दी जाए, मुझे शादी करनी है। और यूं मूना और अहमद की शादी कर दी गई, दोनों की शादी हो गई। और वो इससे इतना प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, इतना शदीद प्यार करता था, मूना को हर लम्हे अपने पास रखता था, बेइंतहा प्यार करता और बेइंतहा उससे ख्याल रखता। और दोनों ने एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी। और जिन्होंने कहानी भेजी है, जिन्होंने अपना नाम बताया है,
महमूना, मेरा निकनेम मूना है। आज हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हम अपनी खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज भी जो वो वाक़या, वो जीन, वो सारा कुछ मुझे याद आता है जो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है। आज भी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बहुत भयानक था। और जो लोग जिन्नात को नहीं मानते, मेरी कहानी को सुन के उनको ज़रूर यकीन आ जाएगा जिन्नात हैं और बिल्कुल आपके साथ अटैच भी होते हैं। और अहमद जो नहीं मानता था, आज वो भी मानता है। और जिन्नात का टॉपिक जैसे ही डिस्कस होता है तो वो कहता है नहीं, वो बहुत खौफनाक था, उसको डिस्कस भी मत करो। जो इतना बहादुर था, वो आज जिनके टॉपिक से उसके भी वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस मंज़र को याद करके।